प्रदेश कार्य समिति के तलत शब्बीर ने लिया कोविड का पहला डोज। कोरोना की वैक्सीन को बताया सेफ। लोगों से बेफिक्र होकर वैक्सीन लेने की अपील। नियम बनाने वालों ने तोड़े नियम। महाशिवरात्रि पर प्रतिबंधित डीजे की धुन पर जमकर नाचे पुलिसकर्मी। पुलिस प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल। ₹800 करोड़ की लागत से महानंदा बेसिन परियोजना को मिली हरी झंडी। बिहार के कई जिलों को परियोजना से मिला फायदा। बीजेपी विधायक ने दी जानकारी। बिहार में नहीं थम रहा महिलाओं के खिलाफ अपराध। सदर अनुमंडल में नाबालिग का शव बरामद। कुछ दिनों पहले ही हुआ था अपहरण। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मधुबनी में 6 बाइक चोर गिरफ्तार। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। मधुबनी में 6 बाइक चोर गिरफ्तार किए गए हैं। जांच में चोरी की 3 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कई थाना क्षेत्रों से गिरफ्तारी हुई। एएसपी जयनगर ने मामले की जानकारी दी। मधुबनी में 6 बाइक चोर गिरफ्तार कर लिए गए। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरदेव ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ गए। अमरदेव, पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है और पुलिस ने 6 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी जानकारी क्या कुछ? जयनगर इस वक्त जी, अगर थाना क्षेत्र के घर को तकनीकी कारणों के चलते अमरदेव की आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। शुक्रिया अमरदेव आपका। लेकिन मधुबनी में 6 बाइक चोर गिरफ्तार किए गए। पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। चोरी की 3 मोटरसाइकिल बरामद भी कर ली गई है उन चोरों से। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल चुनाव प्रभारी गुलाम रसूल बलियावी जमुई जिले के कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान बलियावी ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर जेडीयू की पुख्ता तैयारी है। जेडीयू अपने आइडियोलॉजी के साथ पश्चिम बंगाल, असम और अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाग ले रही है। यह हमारा एजेंडा है, इस पर हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और बंगाल में कई एक दलों के वरिष्ठ नेता जनता दल के संपर्क में हैं। वर्तमान में कुछ विधायक भी हमसे मिलकर गए हैं, उनसे भी चर्चाएं हो चुकी हैं। जिन लोगों का चुनाव 4th और 5 फेज में है, कुछ का 6th और 7 फेज में है, तो अगले हफ्ते तक हमको लगता है कि बहुत सारा सीन क्लियर हो जाएगा। अभी तक तो 6 लोगों से वार्ता हो चुकी है। कुछ आपके दूसरे दल के भी हैं जो बहुत वरिष्ठ हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। मैं भी उनका इंतजार कर रहा हूं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत किशोर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, अब जेडीयू भी बंगाल चुनाव की तैयारी में है और इस बात को भी उसने कह दिया है कि पुख्ता तैयारी कर ली है उसने। जी राना, मैं बता दूं कि जिस प्रकार से जदयू के वरिष्ठ नेता गुलाम रसूल बलियावी ने आज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अब चुनावी मैदान में जो बंगाल का जो केंद्र बिंदु अभी बना हुआ है, जो चुनाव देश का जो केंद्र बिंदु चुनाव
जो पश्चिम बंगाल का जो रोचक चुनाव है उसको लेकर अब जदयू भी अपनी तैयारी, पुख्ता तैयारी की है और इसको उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ मीडिया से रूबरू किया और वो बताया है भी कि कई दलों के नेता जो है जहां जदयू में ज्वाइन कर रहे हैं और चुनाव में भाग लेंगे, तो वहीं टीएमसी पर भी उन्होंने बचते हुए, टीएमसी का नाम न लेते हुए सीधे सीधे तौर पर कहा कि उनकी पार्टी के भी कई ऐसी विधायक हैं जो जदयू के संपर्क में है और कई फेज में जो होने वाले चुनाव में है, तो यहाँ पे उसका असर देखने को मिलेगा। जो सभी चरणों की तारीख जो नजदीक आती जाएगी और इसका प्रभाव आपको मिलता जाएगा। जदयू कई अन्य राज्यों में भी अपना चुनाव में प्रभाव छोड़ा है और उसका सीधा प्रभाव बंगाल के चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। असम में भी उन्होंने बताया कि असम में भी चुनाव जो होने वाले हैं उसको लेकर भी पूरी तैयारी। तो कुल मिलाकर जदयू जो है फुल कॉन्फिडेंस के साथ अब अन्य राज्यों में अपना राजनीतिक प्रभाव बनाने की भरसक कोशिश कर रही है। जी प्रशांत, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ पश्चिम बंगाल में उतर रहे हैं और ऐसे में जेडीयू लड़ेगी भी अपने ही दम पर, अकेले ही चलेगी, तो क्या लगता है कि कितनी सफल हो पाएगी या इस बार पैर जमा पाएगी? अजी उन्होंने जो बंगाल का चुनाव हो या असम का हो या अन्य राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि हमारी जदयू पार्टी जो कभी भी भाई भतीजावाद से घिरी हुई पार्टी नहीं रहे हैं। जो जदयू के वरिष्ठ नेता, सर्वोच्च नेता हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो उन बराबर जो है सिर्फ सेवा भावना उनके अंदर में रही है और उसी आइडियोलॉजी के साथ जदयू जो है आगे बढ़ी है। और ये आइडियोलॉजी और अन्य पार्टियों की आइडियोलॉजी सभी जनता जान रही है और जदयू जिस तरह से सेवा भाव के साथ विकास के माध्यम से जनता के साथ न्याय की बातें को लेकर चुनाव मैदान में जा रही है, तो इसका सीधा जो है फायदा जदयू को अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ये आज इन बातों को जो है मीडिया के सामने जदयू नेता ने रखा है। शुक्रिया प्रशांत, आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। समस्तीपुर के बाबा जागेश्वर धाम में शिवरात्रि के बाद 3 दिनों तक विशेष जल अभिषेक किया जाता है। किसे देखना बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और नेपाल से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहीं मंदिर में आस्था, विश्वास का सैलाब उमड़ पड़ता है। आपको बता दें कि भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारे के साथ शिवलिंग पर जला अभिषेक किया और देश की तरक्की, उन्नति, शांति की कामना की। हर तरफ श्रद्धा की रौनक देखी जा रही है। वहीं श्रद्धालुओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कैसर खान ने, देखिएगा। शिवरात्रि के मौके पे जहां समस्तीपुर के अंदर हर जगह आपने देखा होगा कि जल अभिषेक के लिए मंदिरों के अंदर भीड़ उमड़ती है, मगर ये समस्तीपुर जिले के केवस निजामत स्थित ऐतिहासिक बाबा जागेश्वर धाम मंदिर है, जहां 3 दिवसीय तक जल अभिषेक होता है और लगातार जो है श्रद्धालुओं की जो भीड़ होती है वह हजारों की भीड़ होती है। बिहार के कोने कोने से, यूपी से, बंगाल से, झारखंड से और उड़ीसा से जो श्रद्धालु जो है इस बाबा के दरबार में आते हैं, जल अभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और नजारा है वो समस्तीपुर के बाबा जागेश्वर धाम का है। और आप, मैं अपनी तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जलढड़ी जो कहा जाता है, जल अभिषेक कहा जाता है, जल अभिषेक के लिए जो है जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो इस वक्त जो है बाबा जागेश्वर धाम मंदिर के अंदर जो है उमड़ पड़ी है। हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है इस वक्त जो है बाबा जागेश्वर धाम मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं। और महिलाओं की भीड़ हो, बच्चों की भीड़ हो, युवाओं की भीड़ हो, काफी लोग की जो यहाँ भीड़ देखने को मिल रही है। तो शिलापट है जो खुदाई के दौरान यहाँ मिले थे और साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस पे जो है खास करके अभी जो है लोगों की जो भीड़ है, देखने के लिए जो भीड़ उमड़ पड़ी है, जल अभिषेक के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं इस वक्त जो है, वैसे तो 12 महीना इस मंदिर के अंदर जो है लोग आते हैं और बाबा के दरबार में आते हैं, जल अभिषेक करते हैं। एक ऐतिहासिक मंदिर जो है समस्तीपुर के अंदर का, और लोगों की भीड़ जो है जल अभिषेक के लिए जो इस वक्त उमड़ पड़ी है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि लोगों की क्या राय है और क्या बोल रहे हैं। जी, कितने दिनों से आप आ रहे हैं? कहाँ आए हुए हो? मंदिर गए ना? मंदिर क्या करने के लिए? पूजा करने। कितने साल से आ रहे हो?
5 साल से। क्या नाम हुआ? रोहित कुमार। जी हाँ, यहाँ बहुत पुराने लग रहे हैं। आप कितने सालों से बाबा के दरबार में आते हैं? बहुत दिन से आ रहे हैं। क्या श्रद्धा है इसके कारण आते हैं? है तो ये बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुरानी मंदिर है यहाँ। क्या मन्नतें मांगते हैं पूरी होती है? हाँ, अंदाज तो है, मन तो है, ऐसी मुराद पूरी होती है। क्या नाम हुआ आपका? गणेश चौधरी। जी जी। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ जो है हम काफी सालों से आते हैं और यहाँ जो है आने के बाद जो मन्नतें मांगते हैं पूरी होते हैं। और अब देखिए यहाँ का नजारा, साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ पड़ी है, लाइन लगी हुई है जल अभिषेक के लिए। और हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो इस वक्त जो है बाबा जागेश्वर धाम, जो एक प्राचीन काल की मंदिर है, इस प्राचीन काल की मंदिर में लोगों की भीड़ चारों तरफ इस प्रांगण में देखा जाए तो लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ पड़ी है और लोग जो है जल अभिषेक के लिए लाइनों में खड़े हुए हैं। तो कुछ युवा जो है जल अभिषेक के बाद जो है सेल्फी भी ले रहे हैं, साफ तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। और बाबा जागेश्वर धाम अपने आप में एक ऐतिहासिक धाम है, एक टेप का अंकुरित लिंग जो है बाबा जागेश्वर धाम के अंदर करने के लिए जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगी हुई है। और साफ यहाँ से आए थे एक स्थापित लिंग, यहाँ से निकलने के बाद जो श्रद्धालु है वो साफ तौर पे जब निकलते हैं तो स्थापित लिंग जो है सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग लाइन में खड़े हुए हैं जल अभिषेक के लिए। 3 दिवसीय इस प्रोग्राम के अंदर, इस मेले के अंदर श्रद्धालु जो है जल अभिषेक के लिए आते हैं। वीआईपी न्यूज के लिए समस्तीपुर से कैसर खान। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य में शराबबंदी कानून को पूरी तरह से असफल बताया है। सरकार को एक बार फिर से घेरा, मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में सबसे मुनाफे का व्यवसाय शराब बेचना बन गया है। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार को राज्य का सबसे बड़ा शराब माफिया तक बोल दिया है। पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की इस सियासत पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तेजस्वी का सीएम नीतीश पर बड़ा हमला। बिहार में शराबबंदी पर हमलावर हुए तेजस्वी। सीएम नीतीश को बताया सबसे बड़ा शराब माफिया। बिहार में शराब की अवैध बिक्री और राज्य सरकार के मंत्री के एक घर से कथित तौर पर शराब की बरामदगी के आरोप को लेकर आरजेडी नीतीश कुमार की सरकार पर हमलावर है। बुधवार को विधानसभा तो गुरुवार को तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला, साथ ही कई आरोप लगाए। तेजस्वी का निशाना, असली में सबसे बड़ी शराब माफिया तो सरकार है। सरकार के संरक्षण में शराब बिक रही है। मौजूदा सरकार के एमएलए नशे में ठुमके लगाते हैं। गरीबों को कर रहे परेशान, मंत्री बेच रहे शराब। नीतीश कुमार की जानकारी में हो रहा सारा खेल। बिहार की नीतीश कुमार की सरकार के 64% मंत्री दागी। चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपनाती है बीजेपी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बोलते बोलते यहां तक कह दिया कि बिहार में अगर सबसे बड़ा शराब माफिया कोई है तो वो है नीतीश कुमार, क्योंकि उनके संरक्षण में शराब का धंधा फल फूल रहा है। बिहार में इतना कुछ हो रहा है लेकिन उन्हें ही पता नहीं होता। सरकार अगर वो चला रहे हैं, प्रशासन वो अगर चला रहे हैं तो दोषी कौन होगा? अगर कोई कार्रवाई होती भी है तो सिर्फ दलितों, गरीबों, वंचितों, लाचारों, किसानों और अति पिछड़ा लोगों पर होती है। मौजूदा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए तेजस्वी बोले कि शराब के मामले में आज तक किसी भी बड़े आदमी पर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार सरकार के 64% मंत्री दागी हैं। साथ ही कहा कि मंत्री और विधायक ही शराब कारोबार में लिप्त हैं। एक मंत्री के भाई के स्कूल से शराब बरामद हुई और उस मामले में क्या कार्रवाई हुई ये किसी को पता नहीं। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, पार्टी में कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, सरकार में कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, लेकिन किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कौन नहीं कर रहा? अनजान कौन है इन सब मसलों से? नीतीश कुमार जी। भाई कैसे आप सरकार चला रहे हैं? कैसे आप पार्टी चला रहे हैं? क्या आपके मंत्री यों का आपको जो पता नहीं होता?
तो इसलिए हम लोग लगातार इस मसले को उठाते रहे कि बिहार में एक पैरेलल मार्केट बन गया है शराब को लेकर के। लगभग 20,000 करोड़ का एक ब्लैक मार्केट अलग से बन गया है। आजकल सबसे अच्छा व्यवसाय करना, सबसे मुनाफेमंद व्यवसाय करना हो गया शराब की बिक्री करो, सबसे ज़्यादा मुनाफा अगर होगा। और आप बताइए, मंत्री जी का स्कूल है, ये जो पिक्चर जो आप देखेंगे ये मंत्री जी का स्कूल है। अब ये स्कूल है श्री अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर, नाम सुनिए, ये ज्ञान विद्या मंदिर है। और इस ज्ञान विद्या मंदिर में मंत्री जो है वो शराब बिकवाने का काम करता है। साथ ही तेजस्वी यादव ने मांग की है कि मंत्री रामसूरत राय को बर्खास्त किया जाए और मंत्री जी सबूत के साथ जवाब दें। अगर उनके भाई और परिवार के लोग इसमें शामिल हैं तो क्या सबूत चाहिए। आरजेडी नेता ने कहा कि नीतीश जी बेबस, कमजोर, मजबूर और थके हुए सीएम हैं। वहीं प्रदेश के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने तेजस्वी यादव के आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की शराबबंदी संबंधित सवालों पर की गई टिप्पणी की आलोचना करते हुए आरोपों को सही साबित करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने खुद के दोषी पाए जाने पर इस्तीफा तक देने की घोषणा कर दी। अब गुनाह इतना ही है कि मेरे छोटे भाई के नाम से, जो विगत 10 वर्षों से हमसे अलग है, कोई मतलब नहीं है, और वहाँ पर वो जमीन होने के कारण उसको ये लगता है कि माननीय मंत्री जी इस्तीफा दें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी के बोर्ड पर नाम लिखने से उस व्यक्ति को अगर जोड़ता है तो मैं कहना चाहूँगा कि इसे विधानसभा के प्रथम स्पीकर हमारे ही विधानसभा के रामदयालु बाबू हैं, उनके नाम पर हाई स्कूल वहाँ कोई दारू का बरामदगी होगा तो क्या हो, रामदयालु इस्तीफा देंगे। और इस्तीफा की ही बात अगर है तो अगर नैतिकता के आधार पर बात करते हैं विपक्ष के नेता हमारे तेजस्वी यादव जी, तो पहले वो चारा घोटाला में जो उनके पिताजी जेल में बंद है वो इस्तीफा दे, मैं इस्तीफा दूंगा। और मैं कहता हूँ कि मैं अगर दोषी हूँगा तो ये मंत्रिपरिषद नहीं, मैं जीवन से इस्तीफा देने वाला व्यक्ति हूँ। उस व्यक्ति को पता नहीं है अभी कि मैं किस खानदान से आता हूँ। पक्ष और विपक्ष की तू मैमे के बीच बजट सत्र में हंगामा लगातार बढ़ता चला गया, लेकिन आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि किन बिंदुओं पर पक्ष सही साबित होता है और कितने बिंदुओं पर विपक्ष। क्योंकि बिहार सरकार ने अपनी पोटली खोल दी है और ना जाने कितनी योजनाओं को और संशोधनों की बातें कही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये योजनाएं और वादे कभी धरातल पर उतरेंगे या फिर कागजों में सिमट कर रह जाएंगे। क्या हमेशा की तरह एक बार फिर नेताओं की बातें जुमलेबाजी ही साबित होगी। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि सीएम को 2 बार सीएमओ को धमकी भरा मेल मिला। बीते दिन एक कॉलर ने खुद को सीएम सोरेन का सचिव बताते हुए मिजोरम के राज्यपाल के ऑफिस में कॉल किया। इस मामले पर जांच करने के बाद पता चला कि कॉल करने वाला युवक की पहचान बंगाल निवासी अभिजीत मंडल है। फिलहाल इस मामले में सीएम सुरक्षा में तैनात एसआई ने गोंदा थाने में मामला दर्ज कराया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी मिली है। एक नहीं, ये दूसरी बार है जब सीएमओ को ऐसा धमकी भरा मेल मिला है, जिसको लेकर मामला दर्ज करा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में भी जुट गई है। सिमडेगा में बुधवार से 11वीं सब जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता शुरू हुई। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि खेलों के माध्यम से सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। इस कारण इस बार के बजट में पर्यटन और खेल पर विशेष फोकस किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के 39 खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति होगी।
खिलाड़ियों को दिए गए तोहफे पर देखिए ये खास रिपोर्ट। खेल प्रतिभा के मामले में धनी राज्य झारखंड का नाम क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, तीरंदाज दीपिका कुमारी, भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रही असुंता लकड़ा जैसे बड़े खेल हस्तियों से रोशन होता रहा है। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की फहरिस्त काफी लंबी है, जिन्होंने सुविधाओं और संसाधनों के अभाव के बावजूद विश्व पटल पर अपना और राज्य का नाम आगे बढ़ाया। लेकिन अब सरकार भी राज्य में छुपी खेल प्रतिभाओं को सजाने और संवारने में जुट गई है। हमने भी खेल को प्रोत्साहन और खेल को आगे बढ़ाने हेतु खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति का भी निर्णय हमने लिया है, जो अभी आने वाला 15 तारीख को हम इस बार लगभग 39 लड़कियों को खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति हम लोग करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ सिद्धू कानू क्लब इस वर्ष पूरे राज्य में स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत 30,000 गांव को प्रत्येक क्लब को 25,000 रुपया दिया जाएंगे। गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची के अंदर 15 स्कूलों में मैदान में हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ लगाया जाएगा। हॉकी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रांची में बनाया जाएगा। अभी आपका जो ये नया स्टेडियम यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा, लगभग 6.5 एकड़ भूमि में ये अवस्थित होगा। खेलों के माध्यम से राज्य के विकास पर सरकार का विशेष जोर है। इस वजह से इस साल बजट में पर्यटन और खेल पर विशेष फोकस किया गया है। इसके साथ खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं देने के साथ पूरा सहयोग मिलेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने सिमडेगा में आयोजित इंडिया राष्ट्रीय महिला सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के दौरान ये बातें कही। बाजार टाड़ में भी जो हमने कहा एथलेटिक ट्रैक्स का एक स्टेडियम बनना है, ये भी हम लोगों ने और विभाग ने निर्णय लिया है। और राज्य में चहुमुखी विकास खेल के माध्यम से हो, ये हमारा प्रयास है और इसके लिए हर सुविधाएं सरकार देने के लिए खिलाड़ियों को कटिबद्ध है। सीएम ने कहा कि सिमडेगा, खूंटी और गुमला जैसे पिछड़े क्षेत्रों से दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी निकले हैं। सिर्फ सिमडेगा जिले ने 4 दर्जन से ज्यादा खिलाड़ी देश को दिए हैं। इसी जिले के करंगुड़ी गांव से 3 खिलाड़ी भारतीय टीम में शामिल किए गए हैं। देश और राज्य का मान सम्मान बढ़ाने वाले इन खिलाड़ियों पर हम सभी को गर्व है। सीएम ने कहा कि इस इलाके में हॉकी युवाओं के दिलों में रची और बसी है। जिस तरह खेतों में फसलें उगाई जाती हैं, उसी तरह यहाँ हॉकी खिलाड़ी तैयार होते हैं। इसीलिए इस हॉकी की नर्सरी के रूप में पूरी दुनिया इस जगह को जानती है। हमारे इस जिले का भी जिला बने हुए लगभग 20 वर्ष होने जा रहे हैं। ये अप्रैल माह में शायद इसका ये पूरा होना है और निश्चित रूप से ये युवा जिला अब पूरी ताकत के साथ विकास के आगे पथ पर आगे बढ़ेगा। आज आपने देखा कि आज इस क्षेत्र में बिजली का घोर अभाव रहता है। इसको लेकर आज हम लोगों ने 2 पावर ग्रिड का भी शिलान्यास किया है, जो एक कुरडेग में अवस्थित है, दूसरा कोलीबिरा में अवस्थित है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने ये भी कहा
कि सिमडेगा जैसे जिले में इस तरह की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन होना झारखंड के विशेषकर सिमडेगा वासियों और हॉकी प्रेमियों के लिए विशेष यादगार भरा दिन है। इससे यहाँ खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा। प्रतियोगिता का पहला दिन है, ये शायद मुझे 18 तारीख तक ये प्रतियोगिता यहां आयोजित होनी है। और जिस उल्लास के साथ, जिस उत्साह के साथ आज यहां इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि इसका समापन भी इससे कहीं ज्यादा हर्षोल्लास के साथ होगा। अभी यहां पर जितनी जो हमारी गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं, जो हमारे यहां इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, वो कहीं ना कहीं अपने हुनर के बदौलत कार्यरत हैं। हमने भी खेल को प्रोत्साहन और खेल को आगे बढ़ाने हेतु खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति का भी निर्णय हमने लिया है। झारखंड में कई होनहार खिलाड़ी हैं जो गुमनामी का जीवन जीने को मजबूर हैं। खिलाड़ियों के दर्द को देखते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने 2007 की झारखंड खेल नीति में बदलाव करने की घोषणा की थी। अब इस घोषणा का असर भी देखने को मिलने लगा। राज्य के होनहार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की योजना खिलाड़ियों की मेहनत भी रंग लाने लगी है। अब वो दिन दूर नहीं जब हॉकी छोड़ दूसरे अन्य खेलों की मेजबानी के लिए झारखंड तैयार रहेगा। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, रांची। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।